ट्रेन में पेट्रोल से आग लगाई गई, 59 लोग जिंदा जलकर मर गए। शाम तक तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गोधरा पहुंचते हैं और फिर अगले दिन पूरे गुजरात में नरसंहार शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस फाइल्स। आज की कहानी है आधुनिक भारत के दामन में लगे दाग गोधरा कांड की। फरवरी 2002 बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में एक पूर्ण आहुति महायज्ञ का आयोजन करती है। देश के सभी राज्य से कर सेवक वहां पहुंचते हैं। 22 फरवरी को गुजरात से भी ट्रेन में कर सेवक अयोध्या जाते हैं। महायज्ञ संपन्न होने के बाद सभी कर सेवक फैजाबाद स्टेशन से अहमदाबाद के लिए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में लगभग 2000 लोग सवार थे। ज्यादातर कर सेवक S5 और S6 में थे। ट्रेन को सुबह 4 बजे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन लेट हो जाने की वजह से ट्रेन सुबह 6:30 बजे तक गोधरा से पहले दाहोद स्टेशन तक ही पहुंच पाती है। दाहोद से चलकर लगभग 70 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ट्रेन गोधरा पहुंचती है। कुछ लोग ट्रेन से उतरकर अपने अपने घर जाते हैं। अब ट्रेन फिर से अहमदाबाद के लिए चलना शुरू करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म के बाहर निकलते ही ट्रेन की जंजीर खींची जाती है, जो कि बाद में ट्रेन के ड्राइवर और ट्रेन में लगे मैकेनिकल डिवाइस से कंफर्म किया गया था। ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन पर पत्थर और घरेलू हथियार से हमला किया गया। ट्रेन के अंदर के लोग खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर भीड़ ट्रेन को पेट्रोल से आग लगा देती है। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है तब तक 59 लोग जलकर मर चुके थे, जिसमें 22 पुरुष, 27 महिला और 10 बच्चे थे। इस गोधरा कांड की कहानी अलग अलग जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग बताई जाती है। पहली कहानी यह है कि बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों में गुस्सा था और बदला लेने की भावना से ट्रेन में आग लगाई गई। दूसरी कहानी यह है कि एक मुस्लिम चाय वाला दाहोद स्टेशन पे S6 डब्बे में चढ़ता है और उसे पकड़कर जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और इस बात से लड़ाई हो जाती है और ट्रेन को आगे गोधरा स्टेशन पर रोककर आग लगा दिया जाता है। तीसरी कहानी यह है कि इसमें पाकिस्तान के ISI का हाथ है। कुछ पाकिस्तानी स्लीपर सेल ने माहौल खराब करने के लिए ट्रेन में आग लगाया था। अब पुलिस जले हुए लाशों को लेकर अहमदाबाद पहुंचती है और लाशों को अपने कस्टडी या उनके घर वाले को देने के बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंप देती है, क्योंकि उनका कहना था ये सभी कर सेवक हैं जो अयोध्या से लौट रहे हैं, और पुलिस पर दबाव बना के विश्व हिंदू परिषद लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और खुली गाड़ी में रखकर विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस तक लाया जाता है। मीडिया द्वारा टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। बीएचपी के लीडर लाश को 16 सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं। सभी हिंदू संगठन जैसे बीएचपी, बजरंग दल, RSS, ये सभी के लीडर हॉस्पिटल के पास जमा होने लगते हैं। पुलिस की एक PCR वैन पुलिस हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करती है कि सिचुएशन खराब हो सकती है, यहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी है। फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद सभी लाशों को अलग अलग रास्तों से शमशान लाया जाता है। साथ ही साथ मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ा जाता है। मुसलमानों को पीटना शुरू किया जाता है और कुछ ही देर बाद मारकाट शुरू हो जाता है। उस समय अपने देश में मीडिया के लिए कोई रूल नहीं था, इसीलिए सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मीडिया ये भी बताती है कि किस मुस्लिम मोहल्ले के पास पुलिस नहीं है, यहाँ के लोगों को खतरा है, और इस बात का फायदा उठाकर उपद्रवी उन सभी इलाकों को निशाना बना रहे थे। सारी जानकारी पूरे गुजरात को मिल रही थी और फिर वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, गोधरा, अहमदाबाद, हर जगह दंगा शुरू हो जाता है। 28 फरवरी को दंगा बड़ा रूप ले लेती है। भीड़ अहमदाबाद के चमनपुरा में गुलबर्ग सोसाइटी के पास इकट्ठा होने लगती है। ये मुसलमानों का मोहल्ला था। इसी गुलबर्ग सोसाइटी में कांग्रेस के MP एहसान जाफरी का भी घर था। भीड़ नारेबाजी कर रही थी। सोसाइटी के लोग पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। लोग MP एहसान जाफरी के घर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। एहसान जाफरी पुलिस के बड़े ऑफिसर को भी फोन करते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं आता। कुछ देर बाद भीड़ गुलबर्ग सोसाइटी में घुस जाती है। 18 घरों को आग लगा दिया जाता है। MP एहसान जाफरी सहित कुल 69 लोग मारे जाते हैं। 28 फरवरी को ही नरोदा पाटिया और नरोदा गांव में भी दंगा होता है। ये दंगा लगभग 10 घंटे तक चलता है।
5,000 लोगों की भीड़ एलपीजी गैस सिलेंडर की मदद से आग लगाते हैं। लोगों को घर से निकाल निकाल कर मारा जाता है। लड़कियों और औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। बाद में इस पूरे घटना के मास्टरमाइंड बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन तहलका के द्वारा किया जाता है और वीडियो पब्लिक कर दी जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं बाबू बजरंगी बता रहा है कि उसने नरोदा पाटिया में लोगों की हत्या कैसे की। बच्चों को, औरतों को भी कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जलाना। उसने ये भी बताया कि इसमें सरकार भी उसकी मदद कर रही थी। टमाटो लेकर आए ना, दूसरे दिन आए थे, शांत के बहाने आए, जो थे बोले हमने किया, बोले तुमको धन्य है। अच्छा, बाकी तो क्या बोले, बेचारा इतने तो आश्वासन दे दिया, फिर उसको खुले हम तो बोल नहीं सकते थे। इतना आश्वासन दिया उन्होंने, खुला बोले उनके हिसाब से तुम बाहर है यार। सिर्फ न सिर्फ एक आदमी बीजेपी। आगे चलकर इसे उम्र कैद की सजा होती है। इसी नरोदा पाटिया घटना में एक और नाम हाईलाइट होता है, माया कोडनानी। इसे 28 साल की सजा मिलती है, लेकिन कोर्ट में सबूत के अभाव पर इसे छोड़ दिया जाता है। अगले चुनाव में ये 1,10,000 वोट से जीत के आती हैं और राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनती है। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें नरोदा पाटिया घटना की वजह से मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ना पड़ता है। बाद में जब सरकार से सवाल किया गया तो सरकार कहती है ये एक एक्शन का रिएक्शन था। सरकार ने अपनी तरफ से दंगा रोकने की पूरी कोशिश की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 दिन के दंगों में 790 मुस्लिम, 254 हिंदू की मृत्यु हुई थी और 59 लोग पहले ही गोधरा स्टेशन पर जलकर मर चुके थे। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य सरकार को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। सरकार पर सवाल उठने का एक और कारण था आईपीएस संजीव भट्ट, गुजरात आईबी में रहे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर। इन्हें पीसीआर से दंगे के बारे में खबर मिल रही थी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। इनके अनुसार शाम को सरकार की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी, राज्य सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर और राज्य के बड़े पॉलिटिशियन, ये सभी लोग शामिल थे। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये सिर्फ एक एक्शन का रिएक्शन है, पुलिस को कोई भी एक्शन लेने से मना किया जाता है। नवंबर 2007 आउटलुक में एक खबर छपती है, आरएन पांड्या जो गुजरात दंगे के समय गुजरात के होम मिनिस्टर थे, वो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट थे। इन्हें भी कोई एक्शन लेने से मना किया जाता है। इस खबर के बाहर आते ही कुछ समय बाद किसी अज्ञात के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। सरकार द्वारा गोधरा कांड और गुजरात दंगा दोनों की जांच करने के लिए एसआईटी बनाई जाती है। लगभग 1500 लोग नामजद किए जाते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, धीरे धीरे इस लिस्ट का नाम कम होते जाता है। 1 मार्च 2011 को स्पेशल कोर्ट 31 लोगों को सजा सुनाती है, जिसमें 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा होती है। आगे चलकर अहमदाबाद हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया और 11 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। केस अदालत में चलती रही और लोग सबूतों के अभाव में छूटते रहे। आज भी लोगों को इंसाफ का इंतजार है। आज भी गोधरा स्टेशन पर रखे उस जले हुए ट्रेन को देखकर रूह कांप जाती है। ऐसे और भी कहानी देखने के लिए देखते रहिए पुलिस फाइल्स।